हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में, जिसे एनडीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, इसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, लगभग 20,000 हर्ट्ज के बराबर। इसके कारण ये जो एनडीटी है, उसको हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट है हमारे पास, एक टुकड़ा है मेटल का, एक पीस है हमारे पास। वो मेटल के पीस के अंदर सपोज अंदर की साइड कुछ क्रैक है, तो वो क्रैक को हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? वो क्रैक अंदर कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, कितना लंबा क्रैक है, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यूज करेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी वो जो मेटल का पीस है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रक्शन करे बिना यानी उसको डैमेज करे बिना हम क्रैक कहाँ पे है, कितना लंबा है, वो पता लगा सकते हैं, जिसे एनडीटी बोलते हैं। तो वही लिखा है कि मटेरियल इज टेस्टेड विदाउट डैमेजिंग इट, तोड़े बिना मटेरियल को हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। अभी जो एनडीटी है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो वही लिखा है कि इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। कौन सा? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। और ये क्या करता है? टू डिटेक्ट द सरफेस डिफेक्ट एंड इंटरनल डिफेक्ट। सरफेस पे कोई डिफेक्ट है या फिर सरफेस के अंदर, मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट है, वो उसे डिटेक्ट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करके, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बीच में रखी जाती है? तो 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी होती है। मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो ये हो गया हमारा क्या, किसके बीच में फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं। अब ये लिखा है यहाँ पे, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स। अगर मेटालिक हो तो भी यूज कर सकते हैं, नॉन मेटालिक हो तो भी इसका यूज कर सकते हैं ये टेस्ट का। और ये टेस्ट जो है एनडीटी, वो वाइडली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम हाई फ्रीक्वेंसी का वेव यूज करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसका जो पेनिट्रेशन होता है, यानी जो मेटल है उसके अंदर घुसने की जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जिसके कारण इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है मटेरियल के अंदर घुसने की, इसके कारण जो थिक मटेरियल होते हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा मटेरियल का, तो भी हम ऐसे मटेरियल का यूज कर पाएंगे ये टेस्टिंग के लिए। क्यों? पेनिट्रेशन हाई है तो बहुत आगे तक जाने वाला है। तो वही लिखा है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अ थिक मटेरियल टू डिटेक्ट द फ्लॉ इनसाइड ऑफ इट। फ्लॉ का मतलब होता है कुछ एरर, कुछ खामी अंदर कुछ है या नहीं, कुछ क्रैक है या नहीं, उसका मतलब होता है फ्लॉ। ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्या था, इंट्रोडक्शन था एनडीटी का। अब हम देखते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का जो सेटअप होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो सेटअप होता है एनडीटी का, उसमें बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा पल्सर। अब पल्सर क्या करता है? पल्सर को जब हम इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे या इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो पल्सर इलेक्ट्रिक सिग्नल को हाई जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, पल्स होता है, हाई पल्स में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो वही लिखा है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स क्या करता है? जनरेट करता है। कब जनरेट करेगा? जब हम कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये हो गया हमारा पल्सर, इसको अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब ये पल्सर क्या करेगा? हाई वोल्टेज का पल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? हाई वोल्टेज का पल्स क्रिएट करेगा। एक पल्स क्रिएट करेगा, हाई वोल्टेज का हाई पल्स क्रिएट करेगा। और ये जो पल्स क्रिएट करेगा, वो किसको हम दे देंगे? वो हम दे देंगे ट्रांसड्यूसर को। ये रहा हमारा ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा ले लेते हैं अब? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ट्रांसड्यूसर को हमने क्या दिया है? अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक पल्स दिया है या इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो है, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमने दिया है पल्स की हेल्प से, वो सिग्नल को ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे हमने पल्स दिया पल्सर की हेल्प से, तो ये ट्रांसड्यूसर ये पल्स को किस में कन्वर्ट करेगा? वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा। और कौन से वेव प्रोड्यूस करेगा? अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा।
करेगा। अल्ट्रासोनिक वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ये 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगा? 20,000 टाइम वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तब जाके अल्ट्रासोनिक वेव बनेंगे। ठीक है, और ये जो वेव बनेंगे किसको देंगे हम? स्पेसिमेन को दे देंगे। स्पेसिमेन यानी क्या? स्पेसिमेन यानी जो पार्ट का हमें टेस्टिंग करना है, या इंटरनल क्रैक है या नहीं वो जानना है, वो जिसका टेस्टिंग करना है उसे स्पेसिमेन बोल देंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कपलर। यहाँ पे लिखा है कपलर। अब कपलर का क्या यूज होता है? तो ये जो ट्रांसड्यूसर है और ये जो स्पेसिमेन है, दोनों को एकदम ऐसे चिपका के नहीं रखा जाता, कुछ गैप होता है, कुछ एयर होती है बीच में, तभी तो वो वाइब्रेट कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ एयर होती है, ये एयर को रिमूव करना जरूरी है। क्यों? अगर एयर को रिमूव नहीं किया और ऐसे ऐसे इसने वाइब्रेट किया तो जो भी साउंड है वो इतना अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में एयर है। तो वो एयर को रिमूव करने के लिए हम कुछ ऑयल या ग्रीस, ऐसा कुछ लुब्रिकेंट बीच में डाल देंगे एयर को रिमूव करने के लिए, जिसके कारण ये जो ट्रांसड्यूसर वाइब्रेट करेगा उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, सारी की सारी एनर्जी स्पेसिमेन में चली जाएगी। तो वही लिखा है, यूज टू रिमूव द एयर गैप, जो भी एयर है उसको निकालने के लिए, किसके बीच में? बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। ये ट्रांसड्यूसर और ये जो सरफेस है स्पेसिमेन का, दोनों के बीच में से एयर को रिमूव करने के लिए हम कपलर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर यहां से हमने जो भी कुछ वेव्स भेजे हैं, एम्पलीफायर वापस से ट्रांसड्यूसर इसको कुछ सिग्नल देगा, फीडबैक सिग्नल देगा। एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल को क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा, यानी बढ़ा देगा। तो ये लिखा है, ये एम्पलीफायर रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द टेस्ट स्पेसिमेन, यहां से जो भी सिग्नल आएगा वो रिसीव करेगा, एंड एम्पलीफाइज इट, एम्पलीफाई यानी उसे बड़ा कर देगा। ठीक है, और बड़ा करके किसको देगा? बड़ा करके डिस्प्ले को देगा, जिसे हम सीआरओ डिस्प्ले बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या करेगा? तो इट डिस्प्लेज द आउटपुट, वो क्या बताएगा हमें? आउटपुट बताएगा। आउटपुट में कुछ ऐसे पल्स हमें दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पल्स होंगे वहां पे ये जो हमारा डायरेक्शन है ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में वो टाइम बताएगा, और ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में वो इंटेंसिटी बताएगा, किसकी? वेव के स्ट्रेंथ की। तो वही लिखा है, क्या करेगा? आउटपुट पे आउटपुट देगा हमें वहां स्क्रीन पे, जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? इंटेंसिटी होगी वेव की। यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वेव की। ठीक, तो ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी हेल्प से हम क्रैक को डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे ये पल्सेस को हम समझेंगे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो पहले तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिमेन है उसमें कोई भी क्रैक है नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्रैक। जब क्रैक है नहीं तब क्या होगा? तो जब क्रैक है नहीं तब हम कैसे शुरुआत करेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, पल्सर ने क्या किया? हाई वोल्टेज सिग्नल पल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये पल्स किसको मिला? ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, यानी कि ट्रांसड्यूसर ने अल्ट्रासोनिक वेव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, कपलर की हेल्प से एयर रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे जब ऐसे सिग्नल जाएंगे तो ये टकरा के वापस ऐसे लौट के आ जाएंगे। ठीक है, और यहां से वापस से लौट के आए तो ये ट्रांसड्यूसर वापस से फीडबैक किसको देगा? एम्पलीफायर को देगा। एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा सिग्नल को, कुछ ऐसे बताएगा। ये हो गया हमारा टाइम का एक्सेस और ये हो गया हमारा इंटेंसिटी वेव का जो था वो। ठीक है, तो यहाँ पे जब पल्स यहाँ पे आएगा, जब ये पल्स पहला पल्स देगा, इनिशियली जब पल्स देगा तब ऐसे कुछ पल्स आएगा। ये पल्स को क्या बोल देंगे? इनिशियल इको। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इधर पल्स आया, यानी इनिशियली कुछ इसने एमिट किया, अंदर दिया, तो इनिशियल पल्स यहाँ पे आया, तो ऐसे करके हमें एक सिग्नल मिल गया। इनिशियल पल्स ये सरफेस का हमें मिल गया। बाद में ये पल्स जो है सिग्नल ट्रैवल करेगा, यानी कि तब कुछ समय तक ये जो वेव की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ये ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट रहने वाली है। कब तक कांस्टेंट रहेगी? जब ये नीचे की सरफेस है, जिसे बोलते हैं बैक वॉल, जब ये नीचे की सरफेस है उसके साथ जब टकराएगा तो वापस से एक पल्स को क्रिएट करेगा। ये पल्स को हम क्या बोल देंगे? बैक वॉल इको या बैक सरफेस
इको, ठीक है। अब इसने बैक सरफेस इको क्रिएट कर दिया, एक पल्स क्रिएट कर दिया, बाद में वापस से कांस्टेंट हो जाएगा कुछ समय तक। क्यों? क्योंकि वापस से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। बस ये सिग्नल एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि यहाँ पे इनिशियल इको और बैक वॉल इको के बीच में कोई भी इको है नहीं, यानी कि इसमें कोई भी तरीके का क्रैक है नहीं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब ऐसा मान के चलते हैं जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसमें एक छोटा सा क्रैक है, स्मॉल क्रैक है। तब क्या होगा? वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी, पल्सर ने क्या किया, पल्स क्रिएट कर दिया, पल्स ट्रांसड्यूसर को दिया, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया, यानी कि यहाँ पे कुछ सिग्नल ऐसे करके गया, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पल्स क्रिएट हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ पल्स क्रिएट हुआ, तो ये एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को। ये स्टार्टिंग में कुछ पल्स क्रिएट हुआ जिसको क्या बोल देंगे हम, इनिशियल पल्स बोल देंगे, ठीक है, इनिशियल पल्स बोल देंगे। कुछ पल्स क्रिएट हुआ, बाद में क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन यहां से भी तो कुछ आएगा सिग्नल। अब यहां से जब सिग्नल आया तब क्या हुआ, ये कुछ ही समय में, ये क्या था, सपोज करते हैं 5 सेकंड बाद ये ऊपर जा रहा है, ये 2 सेकंड में ऊपर चला गया, यानी कि ये 2 सेकंड में ही ऊपर चला गया, यानी ये क्या हो गया, हमारा डिफेक्टिव पल्स आ गया। यहां से तुरंत चला गया ऊपर, डिफेक्टिव पल्स आ गया। कुछ वापस से नीचे गया, कुछ वापस से ऊपर आया। ये जब नीचे जा रहा है तब यहाँ पे भी तो बैक वॉल पे भी तो स्ट्राइक होगा, यहाँ पे भी तो एक पल्स मिलने वाला है, तो ये बैक वॉल पल्स हो गया, ठीक है। शायद से बात समझ में आ गई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्रैक यहाँ पे लोकेटेड है। इनिशियल पल्स आ गया यहाँ पे, बाद में तुरंत ये लौट के आ गया, तो कुछ ही समय में, ये हमारा टाइम का एक्सिस है, कुछ ही समय में यहाँ से ऊपर चला गया। नहीं, इंटेंसिटी वेव का इतना रहा नहीं, इतने तक ही रहा। बाद में यहाँ से बैक वॉल पे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो बैक वॉल का एक पल्स आ गया और बाद में कुछ समय तक ये कांस्टेंट रहा, ऊपर जा रहा है तब ये कांस्टेंट रहा, ठीक है। अच्छा, आखिरी देख लेते हैं। आखिरी में हम क्या मान के चलेंगे कि लार्ज क्रैक है। लार्ज क्रैक यानी पूरा ग्रीन लाइन है ना, ये क्या है, लार्ज क्रैक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर वापस से यहाँ पे एक इनिशियल पल्स बना देगा, तो ये इनिशियल पल्स आ गया, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पल्स हो गया, ठीक है। इनिशियल पल्स हो गया, बाद में कांस्टेंट रहेगा कुछ समय तक, बाद में ये कांस्टेंट रहेगा कुछ समय तक, ठीक है। ये इनिशियल पल्स बन गया, यहां से इनिशियल पल्स आ गया, सो इनिशियल पल्स आ गया हमारा, यहाँ पे इनिशियल पल्स मिल चुका है। बाद में क्या करेगा, ये नीचे तो जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रैक है, तो क्रैक से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि जब नीचे जा रहा है ये डिस्टेंस तक, ये डिस्टेंस तक क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यहां से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहां से वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। वापस यहाँ पे जाके यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो वापस से छोटा सा पल्स बनेगा, वापस यहाँ पे जाके यहां से रिफ्लेक्ट होगा, वापस छोटा पल्स बनेगा, यानी कि ये केस के अंदर एक भी सिग्नल बैक सरफेस तक जा नहीं पा रही। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आखिरी में हम जो बोलते हैं, कौन सा, ये वाला हमारा बैक वॉल इको, वो यहाँ पे बनने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी बैक सरफेस तक जा नहीं पाएगा, ठीक है। सो आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये जो मेथड हमने पढ़ी एनडीटी की, वो मेथड हमारी कौन सी थी, पल्स इको मेथड, ठीक है। ऐसी दूसरी भी मेथड है। पल्स इको मेथड का क्या हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन यानी वेव प्रोपेगेट कर रही है, जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये थी हमारी फर्स्ट मेथड एनडीटी की, पल्स इको मेथड। अब दूसरी भी मेथड है, वो भी देख लेते हैं। वो दूसरी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मेथड। अब ट्रांसमिशन मेथड के अंदर जितने भी पार्ट है वो के वही पार्ट है जो हमने जो पल्स इको मेथड में देखे वही, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हमने पिछली मेथड देखी थी पल्स इको वाली, उसमें एक ही ट्रांसड्यूसर का यूज करते थे। यहाँ पे हम 2 ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे। पहला ट्रांसड्यूसर को टी बोल दिया, जिसको बोलते हैं ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसको हम बोल देंगे आर, जिसको हम बोल देंगे रिसीवर ट्रांसड्यूसर, जो सिग्नल को रिसीव करेगा, यानी ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ 1 ट्रांसड्यूसर 2 ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड। पहला कौन सा है, ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर, और नेक्स्ट कौन सा है, रिसीवर ट्रांसड्यूसर। ये रहा हमारा रिसीवर ट्रांसड्यूसर, ठीक है। दोनों ट्रांसड्यूसर
कहाँ पे रखे जाएंगे दोनों ट्रांसड्यूसर? जो हमारा स्पेसिमेन है जिसको हमें टेस्ट करना है वो स्पेसिमेन के दोनों ऑपोजिट सरफेस पे, ये हो गए ऑपोजिट सरफेस, दोनों के ऑपोजिट सरफेस पे रखे जाएंगे। बीच में हो गया मेटल का पीस, दोनों ऑपोजिट सरफेस पे ये दोनों ट्रांसड्यूसर को रखा जाएगा। तो वही लिखा है, बोथ द ट्रांसड्यूसर आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, ऑपोजिट साइड पे हमने रख दिया। और लास्ट में क्या लिखा है कि रिमेनिंग पार्ट्स आर सेम एज पर द पल्स इको मेथड, बाकी के जितने भी पार्ट है जैसे कि हो गया हमारा पल्सर हो गया, बाद में हो गया हमारा यहाँ कहाँ पे एम्पलीफायर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर भी बना सकते हैं, बाद में सीआरओ डिस्प्ले, बाकी के सब पार्ट सेम है, खाली एक ट्रांसड्यूसर की जगह दो ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे। अब इसमें मेथड क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी दी, पल्सर को दिया, पल्सर ने क्या किया, पल्स बना दिया, ठीक है, वो यहाँ पे आया, वो यहाँ पे इनिशियल पल्स आया, तो ये यहाँ पे इनिशियल पल्स आ चुका है, ये ट्रैवल करेगा किसके पास, रिसीवर ट्रांसड्यूसर के पास, यानी यहाँ पे बैक वॉल पल्स आ गया, बैक वॉल पल्स आ गया, यहाँ पे इनिशियल पल्स और बैक वॉल पल्स के बीच में तीसरा कोई छोटा पल्स है नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये स्पेसिमेन में कोई क्रैक है नहीं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो एनडीटी है उसके हम देख लेते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। पहले तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि लार्ज साइज स्पेसिमेन कैन बी डिटेक्टेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कितना भी लार्ज स्पेसिमेन होगा कम टाइम में उसका टेस्टिंग हो पाएगा। क्यों? इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो लार्ज स्पेसिमेन में भी इसका काम हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनडीटी प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट देन अदर मेथड। ये जो मेथड है सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है दूसरे मेथड के कंपेयर में। जैसे कि दूसरी मेथड हो गई रेडियोग्राफी मेथड। अब रेडियोग्राफी मेथड में इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता जितना एनडीटी में आता है। नेक्स्ट है फॉर टेस्टिंग पार्ट प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी पार्ट का हमें टेस्ट करना है तो उसका प्रिपरेशन जरूरी नहीं है। प्रिपरेशन यानी उसकी सरफेस को हम घिस के स्मूथ करना या उसे साफ करना या उसे डस्ट फ्री बनाना, ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। क्यों? अल्टीमेटली अल्ट्रासोनिक वेव ही हम डाल रहे हैं, तो पार्ट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम वन साइड। एक ही साइड से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। क्यों? एक साइड पे हमने अल्ट्रासोनिक वेव डाला तो उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, तो सारी जगह वो चला जाएगा। ऐसा नहीं एक सरफेस पे टेस्ट किया, फिर दूसरे सरफेस पे, फिर तीसरे सरफेस पे, एक ही सरफेस पे टेस्ट करके भी काम बन जाता है। नेक्स्ट है एनडीटी इज नॉन हजार्डियस ऑपरेशन। एनडीटी जो है वो नॉन हजार्डियस ऑपरेशन है। नॉन हजार्डियस यानी कोई नुकसानदेही ऑपरेशन नहीं है। इससे कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ नुकसान नहीं होता। जैसे कि रेडियोग्राफी टेस्ट में जो भी रेडियो वेव आते हैं वो बॉडी पार्ट को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन एनडीटी नॉन हजार्डियस ऑपरेशन है। और एनडीटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जिसके कारण हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का टेस्टिंग करना है या फिर उसका इंस्पेक्शन करना है तो वो नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन मस्ट बी स्मूथ। स्मूथ होना चाहिए सरफेस, नहीं तो फिर जब वो वाइब्रेट करेगा तो अगर रफ होगा तो उसका एनर्जी वेस्ट होता रहेगा, इसलिए सरफेस स्मूथ होना चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर द रफ सरफेस, ठीक है, और इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। और जो भी सीआरओ में इंटरप्रिटेशन होता है वो समझना मुश्किल है। यानी सीआरओ में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पल्सेस जनरेट हुए उसको समझना मुश्किल है, यानी जिसने एनडीटी का कोर्स किया है वही समझ पाएगा, वही बोल पाएगा कि कौन सी जगह पे कितना लंबा क्रैक है। नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन। ये एनडीटी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा है इसका कि फेरस और नॉन फेरस जो पाइप्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, बार्स होते हैं, उसमें उसका यूज किया जाता है। नॉन फेरस यानी क्या, जिसमें आयन ना हो, और फेरस यानी क्या, जिसमें आयन हो। नेक्स्ट है कहां पे टेस्ट किया जाता है, जो भी वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं जो प्रेशर वेसल के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर बॉयलर पे लगाए जाते हैं या फिर एयरक्राफ्ट में जो वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं, उसके टेस्टिंग के लिए एनडीटी का यूज होता है। ये इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है ये जो टेस्टिंग है वो हमारे पेट्रोलियम की जो पाइपलाइन है, गैस की जो सप्लाई की जो पाइपलाइन है उसके अंदर जंग लगा है या नहीं, कोरोजन लगा है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए भी एनडीटी का यूज किया जाता है। और आखिर में है कि इसका यूज हम कास्टिंग मटेरियल के लिए, फॉर्जिंग मटेरियल के लिए और रोल्ड स्टील सेक्शन या फिर मटेरियल के लिए टेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ही ये टॉपिक होता है समाप्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।